राज ने गुस्से से तिल मिलाते हुए अपनी अम्मा को देखा और कहा, अम्मा तुम मानोगी नहीं ना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठी रहा करो, फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो तुम बाहर निकल आई। राज अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला तो अम्मा बोली, बेटा मटके में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन सी महसूस होती है, इसीलिए सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ी हवाई खा लूं। अम्मा तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? ज्योति बाजार से आती ही होगी और उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए राज अम्मा को लगभग घसीटते हुए उसकी कोठरी में वापस ले गया। बेचारी अम्मा वापस अपनी कोठरी में रखी हुई चारपाई पर दम से पटक दी गई। अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी कौशल्या जी आंखों से झरझर आंसू बहाती जा रही थी और लगातार शून्य में निहारती जा रही थी। चारपाई पर लेटी हुई अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 17 साल की उम्र में राज का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान राज के पिता रामनाथ जी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टर से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी कौशल्या जी भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से जब डॉक्टर बाहर निकले तो रामनाथ जी उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरे राज को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर भी तसल्ली देते हुए बोले, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाइयों का कुल मिलाकर 3 लाख का खर्चा आएगा। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर रामनाथ जी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी केवल 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया। कितने परेशान हो गए थे राज के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी गौरी ने तुरंत दामाद जी को फ़ोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देर किए बाकी के 1 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने राज को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रामनाथ जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन हमें उसने बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की ज्योति से शादी करना चाहता है। वो लड़की रूपवती और बोलने में भी हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन राज की अम्मा बाबूजी को ज्योति का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर ज्योति के माता पिता ने भी इस विजातीय विवाह से अस्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की भी एक न सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू ज्योति इतनी तेज तरार थी कि आए दिन घर में क्लेश करके रखती थी। अपने सास ससुर के साथ रहना उसे कतई गवारा ना था और कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने चली गई। इसके बाद राज अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वो नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उससे फोन नहीं किया जाता था। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। अब वे गुमसुम रहने लगे थे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और लड़खड़ा कर गिर पड़े। कौशल्या जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में ही रहने वाली राज की बुआ विमला को बुलाकर ले आई। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन जवाब में वह अम्मा पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी गौरी को अपने पिताजी की हालत के बारे में खबर मिली तो वह बिना समय गवाए ही अपने पति के साथ उनके पास आ पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी अब आप और देर नहीं करेंगे, हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे।
परंतु बहुत साल पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसान तले दबे बाबूजी उसका और एहसान लेना नहीं चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते हुए आंसुओं को पोंछकर बूझी आवाज में कहने लगे, गौरी बेटी, मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना, तू आ गई है, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। गौरी ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्हें समय पर दवा और खाना देती थी। अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती थी। जब भी बाबूजी उसे ये सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए ये सब नहीं करते थे? अब मेरा फर्ज अदा करने का समय आया है, तो मुझे रोके मत। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ निडाल होकर लटक गया। यह दृश्य देखते ही कौशल्या जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और गौरी अपने पिता के मृत शरीर पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी जिस बेटे को मिलने के लिए भी रामनाथ जी तरस गए थे, वह बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर लेस मात्र भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। बेटा बहू लोकचारी निभाकर वापस अपने घर को चले गए। कौशल्या जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति के पेंशन से ही वो रोजी रोटी और दवा का खर्चा निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने कपकपाते हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर गौरी अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए अक्सर आ जाती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उसकी बहन और जीजाजी का ही कब्जा ना हो जाए। इसीलिए राज अपनी पत्नी के साथ अपना सारा सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर आ गया और बहाना ये बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली कौशल्या जी तो इसी बात को सच मानकर मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सद्बुद्धि तो आई। लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही ना थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू ज्योति ने पूरे घर पर अपना अधिकार जता लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी गौरी ने इस बात से ऐतराज जताया तो उसे भी राज और ज्योति ने उस पर मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और घर से चलता कर दिया। बेचारी कौशल्या जी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का विरोध कर सके। जब सर्दियों का समय आया तो हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण कौशल्या जी और भी ज्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर एक भी पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ता गया। एक दिन जब विमला जी उनका हाल चाल जानने के लिए घर आई तो अपनी भाभी कौशल्या जी की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। राज और ज्योति अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठ गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते राज का गला भर आया। इस पर ज्योति बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। राज और ज्योति की बात सुनकर विमला जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने की बात कर रहे हो तुम दोनों, ये नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दें। अपनी बुआ की बात सुनकर राज सकपका गया और ज्योति नाक भौं सिकोड़ने लगी। लेकिन विमला जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाकर ले आई। इलाज पाकर कौशल्या जी की हालत में सुधार आने लगा और वह काफी हद तक ठीक हो गई। अपने अतीत में झांकती कौशल्या जी एकाएक अपनी यादों से बाहर आ गई। जब उन्हें विमला जी ने आवाज लगाई, कौशल्या भाभी, खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी लेनी है। नहीं दीदी, भूख नहीं है मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होंगी। कौशल्या जी बड़े प्यार से बोली, क्या करना है दीदी ठीक होकर भी, वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन अपने मन का क्या करूं, बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूं। विमला जी कहने लगी, एक बात कहूं आपको भाभी, ये बात दिमाग में तो कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सकी। क्या दीदी,
आपकी बात का भी कभी बुरा माना है मैंने? आपने जो भी मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह कितने कितने दिन तक यहाँ झाँकते भी नहीं। तुम्हारी बहू ज्योति तो अपने बच्चों को भी दादी के पास नहीं आने देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। फिर भी आप उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार रह गए थे। क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हाल चाल जानने भी आए हों, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा कर कर बैठ गए हैं। ये बात सुनते ही कौशल्या जी को झटका सा लगा। फिर विमला जी हल्के गुस्से में बोली, ये कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को ही भूल जाए। बेटा बहू बुढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ लें और अपनी ही माँ की मौत की दुआ मांगे। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाता है। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग थलग करके नहीं फेंक दिया है। तो तुम ये सब क्यों सह रही हो भाभी? विमला जी ने कहा तो कौशल्या जी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी आखिर औलाद तो अपनी है, कितने लाड प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं। लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वे खोखले हो जाते हैं। तब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है और अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाए, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति ही क्यों न अपनानी पड़े। उन्हें ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े जरूर हुए हैं लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। विमला जी की बातों ने कौशल्या जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। विमला जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वह लगभग 68 साल की थी, परंतु पति के जाने का गम और अपने बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कहने को तो उनके 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। इस बीमारी में केवल विमला जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर पड़ी हुई कौशल्या जी की ये सब बातें सोचते सोचते आंख लग गई। नींद में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे कौशल्या, तुम मालकिन है इस घर की। इस घर की एक एक चीज़ तेरी बनाई हुई है। याद कर, कितने चाव से सजाया था तूने इस घर को। रामनाथ जी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर में चलने फिरने भी नहीं दिया जाता। ताज़ी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। कौशल्या जी बुदबुदाने लगी, दीदी ठीक कहती है कौशल्या, जब कोई तुम्हारी कदर ना जाने तो तुम उसे अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं पाती। रामनाथ जी बोले। इतने में कौशल्या जी की नींद खुल गई और एकाएक चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वह ढूंढ रही थी वह तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वह सपना था। लेकिन उसके बाद कौशल्या जी में बहुत बदलाव आया। अब समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कुछ कमजोरी जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सके। आज कौशल्या जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा राज बोला, अम्मा आप बाहर क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती। ज्योति ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही अम्मा की कलाई पकड़ के वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी मुझसे, और क्या हक है उसका? ये घर मेरा है और मेरी मर्जी, चाहे जहाँ जाऊँ। वह होते कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाले? राज अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली कौशल्या जी आज कड़क आवाज में बोल रही थी। तभी अंदर से ज्योति की आवाज आई, ये टीवी किसने चलाया? इस समय टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर ऐतराज होना चाहिए। कौशल्या जी जोर से बोली और उनकी आवाज़ सुनकर ज्योति तमतमाती हुए बाहर निकली। अम्मा आप यहाँ, आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किट्टी पार्टी की सहेलियाँ घर में आने वाली हैं, इसीलिए आप
चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसीलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए कौशल्या जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गई। ये नज़ारा देखकर आज ज्योति दंग रह गई कि अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? ज्योति ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब राज बेबसी भरी आवाज में बोला, अम्मा तुम अपने कमरे में जाओ ना। आपने सुना नहीं, यहाँ किट्टी पार्टी होने वाली है। देखो बेटा, भले ही तुम बीबी के गुलाम हो, लेकिन ये कतई मत भूलना कि यह घर मेरा है। कौशल्या जी अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बज गई। ज्योति ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब आप उन्हें अंदर ले आओ, मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? राज और ज्योति चौंक कर बोले, अपनी वैसियत कराने के लिए। वैसियत पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते इन सब पर मेरा ही तो अधिकार है। राज एकदम से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? तो राज बोला, माँ हम कर्तव्य निभा तो रहे हैं। राज ने कहा तो कौशल्या जी चुप न रह सकी। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांक कर भी ना देखना वह जिंदा भी है या मर गई, उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो माँ ना हो, बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फर्ज निभाया है बेटा। लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ, फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से मैं ये घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूँगी और घर का बाकी का सारा हिस्सा किराए पर दे दूँगी, ताकि मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। इतना कहने की देर थी कि राज और ज्योति दोनों ही तुरंत आकर अम्मा के चरणों में गिर गए। उस माँ के चरणों में जिससे बात किए हुए भी उन्हें न जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसे तो मत करिए अम्मा, हम कैसे रह सकते हैं उस कोठरी में? मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई ना कोई आता ही रहता है, और फिर ज्योति की भी सहेलियाँ आती हैं। अब हम लोगों को कोठरी में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर आप ये भी तो सोचिए, हमारे साथ आपके 2 पोते भी रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। राज हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह क्या खूब कहा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, और अब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा। और कौन से पोते? वो जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते। मैं क्या उनके बारे में सोचूं? अब तो मैंने तय कर लिया है, सो कर लिया है। मेरे जीते जी ये घर मैं किराए पर दूंगी, और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया था। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया, उस बहन से जिसने तुझे जीवन दान दिया था। बरसों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी, तब तेरी बहन और जीजाजी ने बिना देरी किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे, और तूने उसका ये सिला दिया। आज कौशल्या जी अनवरत बोले जा रही थी और दोनों बेटे बहू सिर नीचा किए चुपचाप सुन रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोतों के चेहरा देखने को तरस गए थे, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। हमें माफ़ कर दो अम्मा, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे। लेकिन हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ज्योति हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहने को, वरना तुमने बेटा बहू होने का कोई फर्ज तो नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना था, लेकिन केवल उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूँगी, और बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकते हो। लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर उठाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। इतनी बात सुनकर ज्योति हैरानी से बोली, माँ सिर्फ 2 कमरे? तो कौशल्या जी सख्ती से बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए। चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली, और अगर मंजूर ना हो
तो तुम किराए के मकान में रह सकती हो। माना कि ऐसा व्यवहार करते हुए कौशल्या जी भी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था उनके बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में ही रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपके कोठरी को सही करवा लेंगे, राज एकदम से बोला। तो उसकी बात को काटते हुए कौशल्या जी आवाज़ ऊंची करके बोली, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी। और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा भी उपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूँगी। आज अम्मा का ये रूप देखकर ज्योति की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फ़ोन करके उसने किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में कौशल्या जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पर दे दिया और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा दी, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनके बेटे बहू के पास और बाकी का 50% उनके बेटे और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबूजी की संभाल की थी। लेकिन इस वसीयत की भनक भी उन्होंने अपने बेटे और बहू को नहीं लगने दी थी। और अब बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कौशल्या जी अपना जीवन यापन करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।